नमस्कार, समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। चलिए देखते हैं मुख्य बातें। ये कोई आम या रूटीन न्यूज नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारे आरबीआई ने एक ऐसा मैसिव रेगुलेटरी एक्शन लिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देश के बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और वो नंबर है 150। जी हाँ, इस नंबर की सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, रातों रात 150 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज का ऑपरेशन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। एक ही झटके में 150 कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल का क्लीनअप है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे आरबीआई का ये बड़ा एक्शन क्या है, फिर लाइसेंस रद्द क्यों हुए, इसके ज्योग्राफिक हॉटस्पॉट्स क्या हैं, अब इन कंपनियों का क्या होगा और सबसे जरूरी, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द बिग आरबीआई एक्शन। आखिर देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो देखिए, जैसे हमें सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही किसी भी एनबीएफसी को मार्केट में काम करने के लिए आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी सीओआर की जरूरत होती है। ये समझ लीजिए कि ये उनकी लाइफलाइन है और आरबीआई ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं 150 कंपनियों की लाइफलाइन काट दी है। बिना इस सीओआर के ये कंपनियां अब लीगली एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आखिर इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द क्यों हुए। इस पूरी कार्रवाई के पीछे 3 बड़े कारण हैं, या कह लीजिए 3 स्ट्राइक्स। पहला, नेट ओन्ड फंड यानी एनओएफ की कमी। दूसरा, नॉन कंप्लायंस यानी नियमों की अनदेखी। और तीसरा, इनएक्टिविटी मतलब कागजी या शेल कंपनियों का होना। चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला कारण एनओएफ का शॉर्टेज। इसे आप न्यूनतम पूंजी या मिनिमम कैपिटल कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आप पब्लिक का पैसा हैंडल कर रहे हैं तो आपके पास अपना एक बेस अमाउंट होना बेहद जरूरी है ताकि चीजें सेफ रहें। लेकिन ये 150 कंपनियां उस बेसिक लिमिट को ही मेंटेन नहीं कर पा रही थीं और ये पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा बड़ा रीजन था नॉन कंप्लायंस। आरबीआई ने इन कंपनियों को बार बार सख्त वार्निंग्स दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट, ये जमा ही नहीं कर रहे थे। और भाई, बिना ट्रांसपेरेंसी के तो मार्केट में काम करने की परमिशन मिल ही नहीं सकती। तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला कारण है इनएक्टिविटी। जांच में पता चला कि इनमें से कई कंपनियां असल में कोई बिजनेस कर ही नहीं रही थीं। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चल रही शेल कंपनीज थी, एकदम घोस्ट कंपनीज की तरह। लंबे समय से कोई असली काम नहीं, बस नाम का एक ढांचा खड़ा था। और हम सब जानते हैं कि ऐसी शेल कंपनियां अक्सर किसी गड़बड़ या सस्पिशियस एक्टिविटी का ही सिग्नल होती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनियां आखिर थीं कहां। चलिए देखते हैं इनके जियोग्राफिक हॉटस्पॉट्स। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये 150 कंपनियां पूरे देश में बराबर नहीं फैली थीं। ये बहुत ही अजीब बात है कि सिर्फ कलकत्ता में 75 और दिल्ली में 67 कंपनियां पाई गईं। बाकी पूरे देश के बड़े राज्यों को मिला लें तो सिर्फ 8 कंपनियां। समस्या का ये कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। इसमें कलकत्ता एक प्राइमरी एपिसेंटर यानी सबसे बड़ा गढ़ बनकर सामने आया है। सोचिए, कैंसिल हुई 150 कंपनियों में से आधी यानी करीब 75 शेल कंपनियां अकेले कोलकाता से थीं। बिना किसी असली कामकाज के ये कागजी कंपनियां एक ही शहर में अपना वजूद बनाए हुए थीं। अब बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 4। इन कंपनियों का अब होगा क्या, इनके कामकाज पर किस तरह की रोक लगेगी। यहां न्यू और ओल्ड बिजनेस के बीच आरबीआई ने एक बहुत ही सख्त लकीर खींच दी है। अब ये कंपनियां कोई भी नया बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकती, मतलब ना कोई नया लोन देंगी और ना ही कोई नया डिपॉजिट ले सकती हैं। लेकिन जो पुराना बिजनेस है, यानी जिन लोगों ने पहले से इनसे लोन लिया हुआ है, उन्हें अपना लोन चुकाना ही पड़ेगा। लोन रिकवरी की प्रोसेस पहले की तरह ही चलती रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 5, हम पर और आप पर यानी आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली और जरूरी बात, इस खबर से पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही पॉजिटिव बैंकिंग सिस्टम क्लीनअप की तरह देखना चाहिए। आरबीआई का यह कड़ा कदम हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फ्रॉड और शेल कंपनियों से बचाने के लिए ही है। जब सिस्टम से कचरा बाहर होता है ना, तो हम सबका पैसा पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो जाता है। लेकिन हाँ, इस पॉजिटिव कदम के साथ एक प्रैक्टिकल सावधानी भी जरूरी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन 150 एनबीएफसीज में से किसी से जुड़ा है तो तुरंत अपने फंड्स का स्टेटस चेक कर लीजिए। ऐसे मौकों पर थोड़ा अलर्ट रहना हमेशा एक समझदारी का काम होता है। तो इस पूरे मामले को डीकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम अब पूरी तरह से क्लीन और सुरक्षित है, या फिर ये 150 कंपनियों पर एक्शन बस एक छोटी सी शुरुआत भर है। फाइनेंशियल सेक्टर की सफाई कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस सवाल पर आप भी विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको यह पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई होगी।